Hello students, welcome you. Today I will teach you method of measurement of price elasticity of demand, rational or percentage method, geometric method and total expenses method. मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधियां हैं। नंबर 1, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। इस विधि में मांग की कीमत लोच मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त होती है। जैसा कि सूत्र से स्पष्ट है कि ईडी इक्वल मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, या इसे हम लिख सकते हैं ईडी इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग डिवाइडेड बाई कीमत में परिवर्तन या प्रारंभिक कीमत। ईडी इक्वल Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई Q टोटल डिवाइडेड बाई P1 माइनस P डिवाइडेड बाई P, या ईडी इक्वल डेल्टा Q बाई Q टोटल डिवाइडेड बाई डेल्टा P डिवाइडेड बाई P। ईडी इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच। Q इक्वल प्रारंभिक मांग, P इक्वल प्रारंभिक कीमत, Q1 इक्वल नई मांग, P1 इक्वल नई कीमत, डेल्टा Q बराबर मांग में परिवर्तन, डेल्टा P इक्वल कीमत में परिवर्तन। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q मांग की कीमत लोच की माप प्राप्त की जा सकती है। मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन विधि को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है कि मान लीजिए कि अनार की कीमत 100 रुपये तथा उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा 250 ग्राम है। जब अनार की कीमत घटकर 50 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। प्रतिशत विधि द्वारा मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। अनार की कीमत 100 रुपये, इसलिए प्रारंभिक कीमत P इक्वल 100 रुपीज़। मांगी जाने वाली मात्रा 250 ग्राम, इसलिए Q इक्वल 250 ग्राम। अनार की कीमत घटकर 50 रुपये हो जाती है, इसलिए P में परिवर्तन P1 इक्वल 50 रुपीज़। उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है, इसलिए Q1 इक्वल 750 ग्राम। तो P में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन डेल्टा P इक्वल P1 माइनस P, 50 माइनस 100, या हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 50 दैट इज इक्वल 50 और माइनस 50। डेल्टा Q में परिवर्तन, क्वांटिटी में परिवर्तन, मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को बतलाता है, इसलिए Q1 माइनस Q 750 माइनस 250 दैट इज इक्वल 500। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ईडी इक्वल डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। डेल्टा Q इक्वल 500 डिवाइडेड बाई डेल्टा P माइनस 50, और यू कैन राइट 50 इंटू P बाई Q, P इंटू 100 डिवाइडेड बाई Q, Q इक्वल 250 दैट इज इक्वल 500 डिवाइडेड 250
that is equal to 100 divided by 50, that is equal to 2 into 2, 4, or you can write -4 R4। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ। नंबर 2, ज्योमेट्री विधि या बिंदु विधि, ज्योमेट्रिक मेथड। इसका प्रयोग मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना की जा सकती है। फार्मूला है ED इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, निचला भाग डिवाइडेड बाय ऊपरी भाग। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मांगी गई मात्रा, तथा OY अक्ष पर प्राइस, कीमत को दिखाया गया है। AB रेखा एक मांग फलन है। AB रेखा को बिंदु P दो भागों में बांटती है, PA तथा PB। इस मांग फलन AB के किसी भी बिंदु पर मांग की कीमत लोच को ज्ञात किया जा सकता है। बिंदु A, N, P, M तथा B बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना की जा सकती है। बिंदु A पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल इन्फिनिट, बिंदु N पर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, बिंदु P पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1, बिंदु M पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 तथा बिंदु B पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 0 होता है। प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना करने के लिए फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। मान लिया कि AB रेखा 4 सेंटीमीटर है या 4 इकाई है, तो ऐसे कंडीशन पर बिंदु P दो भागों में इसे बांटती है, इसलिए प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी 1-1 इकाई या 1-1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो सबसे पहले बिंदु P पर मांग की कीमत लोच की गणना करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा। बिंदु P पर PB डिवाइडेड बाई PA, जो कि बराबर दूरी पर है 2/2, दैट इज इक्वल 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1। इसी प्रकार से बिंदु A पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की गणना की जा सकती है। बिंदु A पर फार्मूले के अनुसार AB डिवाइडेड बाई 0, 4/0, AB इक्वल 4, इसलिए 4/0। बिंदु A पर कोई भी पॉइंट नहीं है, इसलिए 0 होगा। 4/0, 0 से भाग देने पर किसी भी नंबर का मान इन्फिनिट होता है, इसलिए बिंदु A पर ED इक्वल इन्फिनिट। बिंदु N पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल NB डिवाइडेड बाई NA। NB का वैल्यू 3/NA का वैल्यू 1, 3/1, जो कि 1 से अधिक है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। बिंदु M पर फार्मूले के अनुसार MB बटे MA। MB का वैल्यू 1 होगा, MA का वैल्यू 3 होगा, 1/3, दैट इज इक्वल 0.33, जो कि 1 से कम होगा, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। बिंदु B पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की गणना करने के लिए बिंदु B दैट इज वैल्यू 0, 0/AB। AB इक्वल 4,
0/4 दैट इज इक्वल निचला हिस्सा 0/4। तो ऐसे कंडीशन में भाग देने से उसका वैल्यू 0 ही निकलता है, इसलिए E इक्वल 0। ज्योमेट्री विधि के अंतर्गत मांग की कीमत लोच की गणना की जा सकती है तथा इसके वैल्यू को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ ए बी इक्वल 4 होना चाहिए था, करेक्ट। की कीमत लोच को मापने की विधि नंबर 3, कुल व्यय विधि। इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप टोटल आउटले अर्थात कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच की गणना की जा सकती है। प्रोफेसर मार्शल ने मांग की कीमत लोच की गणना 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1, लोचदार मांग। लोचदार मांग से तात्पर्य यह है कि यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर अर्थात कमी या वृद्धि होने पर कुल खर्च में परिवर्तन होता है, या तो खर्च बढ़ जाता है अथवा खर्च घट जाता है। जैसा कि कीमत में कमी होने से कुल खर्च बढ़ जाएगा तथा कीमत में वृद्धि होने से कुल खर्च में कमी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में मांग लोचदार होगी। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण से इसे स्पष्ट किया है कि मान लीजिए बीकानेरी भुजिया की कीमत 90 रुपीज़ पर केजी है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के द्वारा उसकी मांग 400 केजी है, तो टोटल आउटले टोटल एक्सपेंस इक्वल 90 × 400 केजी दैट इज इक्वल 36,000 रुपीज़। लेकिन यदि बीकानेरी भुजिया की कीमत घटकर 80 रुपीज़ पर केजी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कीमत के घटने से मांग बढ़ जाएगी तथा पहले उपभोक्ता के द्वारा जो 400 केजी भुजिया खरीदी जाती थी, अब 550 केजी खरीदी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कुल खर्च इक्वल 80 × 550 दैट इज इक्वल 44,000 रुपीज़, जो कि पहले के खर्च से अब जो खर्च किया गया वह अधिक है, कुल खर्च में वृद्धि हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, जो इकाई लोचदार से अधिक होती है, अर्थात मांग की लोच अत्यधिक होगी। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि कुल व्यय विधि के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधियां हैं। पहला मैंने आपको बतलाया लोचदार मांग। नंबर 2 है ऐकिक मांग की लोच, अर्थात मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर कुल खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कुल खर्चा अपरिवर्तित रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण से स्पष्ट किया है कि यदि मान लिया कि पानी की बोतल की कीमत 20 रुपये है, तो कुल मांग 500 बोतल है, तो टोटल खर्च 500 × 20 दैट इज इक्वल 10,000 रुपीज़ होगा। यदि बोतल की कीमत घटकर 10 रुपीज़ पर बोतल हो जाए, तो निश्चित रूप से पानी की बोतल की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ कर के 1000 बोतल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कुल खर्च
10 इंटू 1000 दैट इज इक्वल 10,000। पहले जो टोटल खर्च हुआ था 10,000 रुपीज़, अब दूसरी स्थिति में कीमत में परिवर्तन होने से कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार भी टोटल खर्च 10,000 रुपीज़ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है, अर्थात मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। ED इक्वल 1, इसे हम ऐकिक मांग की लोच कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कुल व्यय विधि के अंतर्गत मांग की कीमत लोच को मापने की विधि नंबर 3, बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग से तात्पर्य यह है कि यदि कीमत में थोड़ा सा कमी कर दिया जाए तो कुल खर्च भी कम हो जाता है, या कीमत में थोड़ी सी वृद्धि करने पर कुल खर्च बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच बेलोचदार होगी। जैसे उदाहरण से इसे स्पष्ट किया गया है कि माना कि नमक की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो मांगे जाने वाली मात्रा 100 किलोग्राम है। ऐसी स्थिति में टोटल एक्सपेंस इक्वल 100 इंटू 10 दैट इज इक्वल 1000 रुपीज़। कुल खर्च 1000 रुपये के बराबर होगा। लेकिन यदि नमक की कीमत घटकर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो मांगी जाने वाली मात्रा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और मांगी जाने वाली मात्रा 110 किलोग्राम होगी। ऐसी स्थिति में कुल खर्च बराबर होगा 110 गुणे 8 दैट इज इक्वल 880 रुपीज़, 880 रुपये, जो कि पहले के खर्च से कम है। ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच इकाई से कम होगी, अर्थात 1 से कम होगी, जो कि बेलोचदार मांग होगी। अतः स्पष्ट है कि कुल व्यय विधि के अंतर्गत लोचदार मांग में कीमत और खर्च में परिवर्तन विपरीत दिशा में होते हैं, जबकि ऐकिक मांग के अंतर्गत कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा बेलोचदार मांग के अंतर्गत कीमत और मांग में अर्थात खर्च में एक दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार लोचदार मांग, ऐकिक मांग तथा बेलोचदार मांग की गणना सही नहीं की जा सकती, क्योंकि कभी यह 1 के बराबर होती है तो कभी 1 से अधिक होती है तो कभी 1 से कम होती है। ऐसी स्थिति में हम कुल व्यय विधि के अंतर्गत सही मांग की कीमत लोच की गणना नहीं कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको उदाहरण संख्यात्मक द्वारा प्रस्तुत करूँगा।